नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस वाले वैभव सिंह जी। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और हमारी जो मर्चेंडाइज है उसका लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित मर्चेंडाइज आप खरीद सकते हैं। तो स्वागत है आपका वैभव जी जयपुर डायलॉग्स पर। Thank you so much, Sanjay ji, for inviting me. ऑपरेशन सिंदूर 1.0 तो हो चुका है, वैसे तो टेक्निकली ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, लेकिन आपको लगता है कि क्या इस ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान का जो रवैया है उसमें कोई परिवर्तन आने वाला है? क्योंकि IWT का भी सस्पेंशन हो गया, पिटाई भी बहुत हो गई, लेकिन क्या इनके बिहेवियर में कोई चेंज आएगा? नहीं, देखिए संजय जी, वो तो कभी नहीं आएगा। क्योंकि अगर वही आप जो आर्गुमेंट था जियाउल हक का, जनरल जियाउल हक का, अगर आप उस आर्गुमेंट को ले कि भाई अगर हम पाकिस्तानी नहीं है, हम अरब नहीं है, हम तुर्क नहीं है, अगर हमारी एंसेस्ट्री जो है वो अफगान नहीं है, तो हम क्या है? हम क्या कोई थर्ड ग्रेड इंडियंस हैं? तो वो जब तक वो आइडियोलॉजी है मौजूद कि हु आर वी आर दोज हु आर नॉट इंडियंस, ठीक है, जब तक ये विचारधारा रहेगी तब तक तो ये ना आतंकवाद रुकने वाला है, ना ये सुधरने वाले हैं। और ये जो ओवरवेलमिंग जो बजट है उनकी मिलिट्री का, ना वो जस्टिफाई होगा, ना इतना जो ओवरवेलमिंग नंबर है फौजियों का वो जस्टिफाई हो सकता है। कि आप सोचिए, भारत जैसा देश जो है वो अग्निवीर ला करके अपनी फौजें जो है वो छोटी कर रहा है। 12 लाख की फौज हुआ करती थी हमारी, अब 8-9 लाख की रह गई है। तो वो हम अपने आप को मॉडर्नाइज करने के लिए कि भाई चलो ठीक है, हमारा जो पेंशन का बजट है वो हमारी सैलरी के बजट से ज्यादा जा रहा है, और हमको इतनी बड़ी फौज की जरूरत नहीं, हमको वेल इक्विप्ड फौज की जरूरत है। हमें मॉडर्नाइज करना है, हमें जो साइबर वॉरफेयर है उसमें जाना है, हमको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जाना है, हमको ड्रोन वॉरफेयर में जाना है, हमको ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजिकली एडवांस वेपन्स चाहिए, ना कि हमको बहुत ढेर सारे वेपन्स चाहिए। तो हम उस दिशा में जा रहे हैं। पाकिस्तान आप देखिए आज भी वहीं खड़ा है, उनकी फौज में कहीं कोई कटौती नहीं है। उनकी जो फौज की जो मरात है, जो उनकी जो बेनिफिट्स हैं, उनमें कहीं कोई कटौती नहीं है। ब्रिगेडियर साहब आज भी रिटायर होंगे तो 25 एकड़ जमीन इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में लेके ही रिटायर होंगे। तो ये सारा का सारा जो जो कबाल है पाकिस्तानी फौज का, उसको जस्टिफाई करने के लिए एक परमानेंट एनिमी चाहिए। और वो परमानेंट एनिमी पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है हिंदू। और हिंदू कहाँ रहता है? वो हिंदुस्तान में रहता है। लेटेस्ट सबसे पहले तो हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनका एनिमी इंडिया एज अ भारत एज अ कंट्री नहीं है। यहाँ पे जो मेजोरिटी रहने वाली जो आबादी है, ये जो हमारी विचारधारा है, हमारा जो धर्म है, वो उसकी दुश्मनी है। इसीलिए अपनी मिसाइलों के नाम भी उन्होंने गजनवी, गौरी और बाबर रखे हैं। अगर भारत बिल्कुल। दुश्मन होता तो अपने अपने लोकल हीरोज के नाम पे रखते, लेकिन उन्होंने इन्वेडर्स के लोकल नाम पे हीरोज इसलिए है रखे। कौन से उनके? मैं कहता हूँ जो भी है उनका, नूरी नत और मौला जट जो भी है, ठीक है, उनके नाम पे रख लेते। लेकिन वो उन्होंने नहीं रखे। वो उन्होंने आपको हमको चिढ़ाने के लिए रखे हैं कि भाई बाबर, गौरी, गजनवी, अब्दाली। तो ठीक है, वो उनका शौक है, वो करते रहे, लेकिन ये चीज रुकेगी नहीं। पाकिस्तान के कहते हैं ना कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के लिए वो ये मानते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस तभी तक है जब तक हिंदुस्तान एक परमानेंट एनिमी है। पाकिस्तान की फौज को, अच्छा अगर हिंदुस्तान के साथ लड़ाई नहीं है तो फिर हिंदुस्तान से बंटवारा किस बात का है, ये बता दीजिए। ठीक है, अगर हिंदुस्तान के लोग हमें खाना नहीं चाहते तो हम उनसे अलग क्यों हुए? तो ये सब जस्टिफिकेशन चाहिए तो हिंदुस्तान के तो दो कौमी नजरिया है साहब, कौमें ही अलग अलग हैं। टू नहीं तो नेशन दो थियरी है। कौमी। हाँ, तो टू नेशन थियरी क्या है? टू नेशन थियरी ये है जो अभी आसिम मुनीर ने भी जो ओवरसीज पाकिस्तानी से अपने कन्वेंशन में कही थी। वो ओवरसीज थियरी क्या थी, मतलब ये टू नेशन थियरी क्या थी? टू नेशन थियरी ये थी कि भाई हम दो कौमें हैं, हम दो सिविलाइजेशंस हैं, दो मजहब नहीं अलग अलग, हम दो अलग सिविलाइजेशंस हैं। हमारा और उनका कभी कोई मैच हो नहीं सकता है। ठीक है, यही है। लेकिन आपके यहाँ जब शादियां होती हैं तो गाने आप किसके बजाते हो? बॉलीवुड के। ठीक है, आपके यहाँ पे इस्लाम में कोई हल्दी की सेरेमनी का रिवाज नहीं है, कोई संगीत का रिवाज नहीं है, कोई मेहंदी का रिवाज नहीं है। भाई इस्लाम में शादियों में ये सब फंक्शन का कोई रिवाज नहीं है। लेकिन जनरल बाजवा के जब बेटे की शादी हो रही थी तो उसमें संगीत सेरेमनी भी हुई, उसमें मेहंदी सेरेमनी भी हुई। ठीक है, उसमें दुनिया भर के और भी सेरेमनीज हुई। तो सारी सेरेमनीज क्यों हो रही है अगर आप अलग सिविलाइजेशन है?
जनरल बाजवा का सरनेम जनरल बाजवा क्यों है अगर अलग सिविलाइजेशन है? ठीक है। अब भाई तो पुरखे ये तो तो अब इस चीज से जान छुड़ाने के लिए उन्होंने कोई एक नई टेक्निक निकाली है कि भाई अपने बच्चों का सरनेम हटाओ। ठीक है। तो सरनेम हटाने के लिए क्या करोगे? तो मान लीजिए कि अगर आसिम बाजवा है, ठीक है, और उसके बेटे का नाम अली है, तो बेटे का नाम अली आसिम कर देंगे, बाजवा हटा देंगे। बाप का हम्म नाम फर्स्ट नेम, बेटे का सरनेम बना देंगे। तो अब ये दो नंबरी वहां चालू हुई है, जस्ट टू सम हाउ जस्टिफाई दैट टू नेशन थियरी विच इज अ बोगस थियरी। पहली बात। दूसरी चीज कि अब ये बातें कर रहे थे कि हिंदुस्तान अगर हमारा पानी रोकेगा, अहमद शरीफ जो कि DGISPR है, उसने कहा अगर हिंदुस्तान हमारा पानी रोकेगा IWT को कैंसिल करके, तो अगर ये हमारा पानी रोकेंगे तो हम इनकी सांसें रोक देंगे। ये उसका स्टेटमेंट आया पब्लिकली हम्म DGISPR का। हम्म अब अहमद शरीफ का जो खुद का बाप है वो UN सैंक्शन टेररिस्ट है, सुल्तान हम्म बशीरुद्दीन। हम्म पाकिस्तान के DGISPR का बाप UN सैंक्शन टेररिस्ट है। वो पाकिस्तान की जेलों में रहा है 8 साल 9 साल। तो अब वो जिन से बिजली भी बनाता रहा है। तो बात हाँ, ये है उसका कि देखिए वो जो, स्पेशलिस्ट है, उसका तो रिसर्च है उसकी, हाँ, उसके ऊपर पूरी। इसकी रिसर्च है इसके ऊपर। तो देखिए ये जो सारा का सारा जो पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम बनाया जा रहा है, और खुद आसिम मुनीर खास तौर पे, चूंकि जियाउल हक की तरह ये भी हिंदुस्तानी पंजाब से ही गया हुआ है, मुशर्रफ की तरह ये भी हिंदुस्तान से गया हुआ जनरल है, तो इनको ना हमेशा अपनी एक एक्स्ट्रा लॉयल्टी प्रूफ करनी होती है, ठीक है, टुवर्ड्स पाकिस्तान। उसको प्रूफ करने के चक्कर में ये कारगिल कर देते हैं, ये ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स कर देते हैं, ये ये पहलगाम जैसे अटैक कराते हैं, पुलवामा जैसे अटैक कराते हैं। खुद आसिम मुनीर ISI चीफ है जब पुलवामा का अटैक हुआ। तो और जो द रेजिस्टेंस फ्रंट जो सो कॉल्ड बनाई गई है, इसका जो फाउंडिंग फादर है वो तो खुद आसिम मुनीर है ना, एज ISI चीफ उसी ने बनाई थी। सो बात यह है कि आसिम मुनीर की जो आइडियोलॉजी, और उनको एक कॉन्फ्लिक्ट चाहिए था भारत के साथ, और उनको एक कंसिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चाहिए हिंदुस्तान के साथ, ताकि इमरान खान को भी फिक्स करके रखा जा सके। आप देखिए इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद बार बार सबसे ज्यादा चीखें पाकिस्तान से कहां से आ रही हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आ रही हैं, इमरान खान की पार्टी से आ रही हैं, कि जी जो फौज बिल्कुल मर गई थी, जिसको कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा था हमारे यहाँ, आपने उसको पॉपुलर कर दिया। तो आपने हमारे यहाँ जमहूरियत जो है आपने उसको डैमेज कर दिया, फौज एक बार फिर से आपने पॉपुलर कर दी है। तो मेरा इसमें बहुत छोटा सा आर्गुमेंट, एक पाकिस्तानी हमसे ये कह रहे थे, मैंने कहा देखिए पाकिस्तान में जमहूरियत या लोकतंत्र को चलाने का ठेका हमने नहीं लिया हुआ, ठीक हम्म है। वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि आपके यहाँ जमहूरियत चलती रहे, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जमहूरियत चलाएं अपनी। कि वैसे भी भाई इस्लाम में आप, जमहूरियत का क्या काम? इस्लाम में जमहूरियत का क्या काम? हाँ, अमीरियत वो चलती ही है। इस्लाम में तो खिलाफत चाहिए, उनके यहाँ तो हाँ, खिलाफत चाहिए। खिलाफत चाहिए, अमीरियत चाहिए। तो अब वहां पे तो आप देखें ना, अफगानिस्तान में अमीर है कि नहीं? हम्म ठीक है। तो TTP वालों को इतना सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर क्यों मिल रहा है? साउथ पंजाब तक में उनके लोग एक्टिव हो गए, वहां पे भी हमले कर रहे हैं, वहां पे भी लोगों को मार रहे हैं। कल जो है पाकिस्तान आर्मी के जो 6 सोल्जर्स अगवा कर ले गए, वो किडनैप हम्म कर ले गए। हम्म तो अब ये जो सारी चीजें वो कर रहे हैं, और कराची से लेकर के फैसल मॉस्क के सामने इस्लामाबाद में वो TTP वाला अपना झंडा लेकर के फोटो खिंचा रहा है, ठीक है। तो ये जो सारी सारी डेवलपमेंट्स है, क्योंकि वहां की जो रियासत है, वहां की जो आवाम है, वो दोनों के दोनों का आपस में कहीं कोई मेल हो नहीं रहा यार। पीयू का मतलब संजय जी आप सोचिए कि 2013-14 का सर्वे है पीयू का पाकिस्तान में। वहां पूछा कि आपको पाकिस्तान में शरीयत चाहिए या आपको जमहूरियत चाहिए? 70% आवाम को वहां पे शरीयत चाहिए। शरीयत चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। आप उनको जबरदस्ती जमहूरियत का लॉलीपॉप पकड़ाते हैं कि नहीं तुमको जमहूरियत देंगे हम, ठीक है ना? वो जमहूरियत तो जमहूरियत है। पश्चिम से फंड लेने के लिए है। एग्जैक्टली वो कैरी लुगर बिल जो है ना, वो कैरी लुगर बिल अमेरिका ने जो पास किया था, जॉन कैरी जो कि पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, विदेश मंत्री थे अमेरिका के, उन्होंने बनाया था कैरी लुगर बिल, जो पास हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट में और कांग्रेस में। उसमें है कि अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक, IMF या यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट USAID तभी तक पैसा देगी जब तक वहां पे डेमोक्रेसी है। जिस दिन अगर वहां डेमोक्रेसी नहीं रही, तो कोई भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इनको पैसा नहीं दे सकता। तो इन्होंने एक हाइब्रिड निजाम जिसको कहते हैं कि भाई हाइब्रिड निजाम लेके आए। वो हाइब्रिड निजाम क्या था? वो ये था कि भाई पपेट प्राइम मिनिस्टर रखो, इलेक्शन रिग करो, पपेट प्राइम मिनिस्टर रखो, सब कुछ आर्मी चीफ चलाएगा, और बाकी इल्यूजन जो है प्राइम मिनिस्टर को दे के रखेंगे कि भाई आप वजीर आजम हैं। तो दुनिया को दिखाने के लिए आप, अब एक एग्जांपल छोटा सा देता हूं मैं, आज के अपने डिफेंस ऑफेंस के वीडियो में भी मैंने ये किस्सा सुनाया है
ये आपके व्यूअर्स के लिए भी बहुत मजेदार किस्सा होगा। हम्म, आपने देखा होगा एंटोनियो गुटेरेस के साथ खड़े होकर कल बिलावल भुट्टो फोटो खिंचा रहा था, हम्म, ठीक है, और उसका पूरा डेलीगेशन जो है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के साथ। तो बिलावल भुट्टो के जस्ट पीछे जो आदमी खड़ा है ना, उसका नाम है खुर्रम दस्तगीर खान, ठीक है। वो खुर्रम दस्तगीर खान जो है, इसके बाप का नाम था गुलाम दस्तगीर खान। हम्म, ये खुर्रम दस्तगीर खान जो है, ये कई बार वहां पे डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुका है पाकिस्तान का, फॉरेन मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, कई सारे मिनिस्टर रहा है ये। पाकिस्तान के पंजाब के गुजरांवाला से आता है ये, चुन करके संसद सांसद बन के। तो इसका जो बाप था गुलाम दस्तगीर खान, ये जो अयूब खान की पॉलिटिकल पार्टी थी, कन्वेंशनल मुस्लिम लीग, ठीक है, तो कन्वेंशनल मुस्लिम लीग का वो मेंबर था इसका बाप। और फातिमा जिन्ना के खिलाफ जो 2 जनवरी 1965 में जो वोटिंग हुई थी, चुनाव हुआ था, जिसमें फातिमा जिन्ना ऑपोजिशन की लीडर थी, चुनी मतलब नॉमिनेटेड थी, और अयूब खान अपनी पार्टी से था। दोनों प्राइम मिनिस्टर के चुनाव के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे। तो फातिमा जिन्ना का जो चुनाव चिन्ह था वो लालटेन था, जैसा हमारे लालू जी का है, ठीक है। हम्म, तो हम्म, वो लालटेन था उनका चुनाव चिन्ह। तो उनकी एक रैली होने वाली थी गुजरावाला में फातिमा जिन्ना की, अपने कैंडिडेट के लिए। अब फातिमा जिन्ना को क्या कहते हैं? मादरे मिल्लत, मदर ऑफ द नेशन। और हम्म, मदर ऑफ द नेशन नहीं, मदर ऑफ द मुस्लिम नेशन, ठीक है। हम्म, तो अब उनको जो है, उनका रैली थी, तो उनकी अगर मान लीजिए 24 तारीख को रैली है, तो 23 तारीख की शाम को एक कुतिया के गले में लालटेन डाल के, ठीक है, गुलाम दस्तगीर खान, यही खुर्रम दस्तगीर खान का बाप, पूरे गुजरावाला में हजारों लोगों के साथ इसने रैली निकाली, ठीक है। और हम्म, बोला कि ये जो आईबी उस समय रॉ नहीं हुआ करती, उस समय आईबी हुआ करती थी, ठीक है। तो बोला कि ये आईबी की एजेंट फातिमा जिन्ना के गले में हमने लालटेन डाल के पूरे गुजरावाला में घुमाया, और पूरे गुजरावाला के लोगों को बताया कि ये इंडियन एजेंट है, और उसको बेसिकली कुतिया से फातिमा जिन्ना को, अभी देखिए हम आप अगर ये काम करेंगे तो मुंबई पुलिस एफआईआर कर देगी, ठीक है। लेकिन वहां वहां पे उन्होंने कुतिया गले में डाल के घुमाया, मादरे मिल्लत को कुतिया बना करके, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि पाकिस्तानी उसको तो कौन है? काफिर का भी खुतबा दे दिया गया था ना, वो तो फतवा हो गया वो था तो, काफिर। हाँ, तो वो तो जिन्ना को तो काफिर आजम मौलाना मौदूदी ने कहा, ठीक है, कोई और नहीं भाई। भाई यहां से लेकर के वेस्ट एशिया, इजिप्ट तक, जो पिछले 100 साल में मुसलमानों का सबसे बड़ा आलिम पैदा हुआ है, ठीक है, वो तो मौलाना मौदूदी था। हम्म, तो मौलाना मौदूदी ने उसको काफिर आजम कहा था कि ये कायदे आजम नहीं, काफिर आजम है। तो आप देखिए, जिन्ना के जो भी रहन सहन था, जो भी खान पान था, वो सबको पता है, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ इट। पाकिस्तान के अंदर भी तो पाकिस्तानियों ने एक बहुत कमाल का काम किया है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करें। उन्होंने ना, पहले ना पाकिस्तान के हर ऑफिस में, पाकिस्तान की हर जगह पे ना सिर्फ जिन्ना की फोटो हुआ करती थी। आप वहां के डीसी के ऑफिस में चले जाएं, सिर्फ जिन्ना की फोटो, वहां किसी मंत्री के ऑफिस चले जाए, सिर्फ जिन्ना की फोटो। अगर अब आप जाएंगे ना, तो जिन्ना के ठीक बगल में उतनी ही बड़ी या उससे थोड़ी सी बड़ी फोटो इकबाल की लगी होती है, पूरे पाकिस्तान में। हम्म, और ये उन्होंने सिस्टमेटिकली चेंज किया है अपने यहाँ। और अब वहां पे अगर आप सड़कों पे भी निकलेंगे, तो जब भी कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की रैली निकलनी होती है, कोई पॉलिटिकल लीडर अगर अपनी कोई रैली करने वाला होता है या चुनाव प्रचार कर रहा होता है, तो वो अपनी फोटो और अपनी लीडरशिप की फोटो के साथ साथ ना मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो को नहीं लगाता, लेकिन इकबाल की फोटो सारे लगाते हैं, ठीक है। लाल लाल टोपी से उन लोगों ने लेसन ले लिया। हाँ, वो लाल टोपी इकबाल को तो ही। हाँ। पाकिस्तान को इकबाल की पैदाइश बताता है ना। एग्जैक्टली exactly। तो ये लाल टोपी तो वही बोलता है ना जो आप पारा वाले बोलते हैं उसको बोलने के लिए, हम्म, ठीक है। सो लाल टोपी, और ये जो सारा का सारा, ये पूरा सिस्टमेटिकली पिछले 15-20 साल में ये क्लीन अप चला है कि किसी तरीके से जिन्ना से जान छोड़ा, क्योंकि अब सोशल मीडिया आ गया है। अब आप मिथ्स बहुत दिन तक क्रिएट करके नहीं रख सकते। अब किताबें ऑनलाइन अवेलेबल हो गई, लोग वीलॉग्स बनाते हैं, लोग आकर के जो इतिहासकार हैं वो फैक्चुअल चीजें बताते हैं ऑडियंस को। तो अब वो जिन्ना को आप हीरो बना के बहुत दिन रख नहीं सकते। तो उन्होंने इकबाल को एज अ हीरो पॉप अप किया वहां पे पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान की देखिए, आप कुछ भी करें, उनके अंदर 100 कमियां हैं, लेकिन एक चीज में आप उनका हाथ नहीं पकड़ सकते, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, वो है प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। ये उस चीज के मास्टर है। उनकी इस आईएसपीआर इंस्टीट्यूशन को भी दशकों गुजर गए हैं उसमें एक्सपर्टीज हासिल करते करते, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग है। हमारे यहाँ चूंकि डेमोक्रेसी, जो हमारे यहाँ ना डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करके बहुत ज्यादा चीजों को ना सप्रेस किया जाता है।
चीजों को साइडलाइन किया जाता है, क्योंकि नैरेटिव बिल्डिंग जो है ना, नैरेटिव बिल्डिंग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को कभी नहीं देगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ये अपने आईटी सेल बनाएंगे, देश का आईटी सेल कभी नहीं बनने देंगे, क्योंकि इनको हमेशा ये डर रहेगा कि अगर नैरेटिव बिल्डिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, प्रोपेगेंडा अगर ये हमारे अलावा किसी इंडिपेंडेंट बॉडी के हाथ में चला गया, ठीक है। दे आर वेरी पुअर एट इट। हाँ, तो और उनको खुद को बहुत ज्यादा आता नहीं है, ठीक है, तो उनको हमेशा ये डर रहता है। अच्छा, अगर फौजी बैठ गए आकर के, मान लीजिए, या फॉर दैट मैटर इवन ब्यूरोक्रेट्स ही बैठ गए, तो हमारी डिसिप्लिन सर्विसेज है ना, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे फौजी हो, डिसिप्लिन सर्विसेज है। अगर उनको एक काम दे दिया आपने कि भाई ये आपका काम है, तो फिर वो डिसिप्लिन से वो काम करेंगे, वो उसमें एक्सपर्टीज ले जाएंगे, और जिस दिन वो उसमें एक्सपर्ट हो गए, उस दिन आपकी दुकान बंद हो जानी है। तो ये इसलिए भी नहीं करने देते ये काम, और इनको लगता है कि साला हमारे यहाँ भी अगर आईएसपीआर बन गई तो फिर हमारा क्या बनेगा, तो इस चीज से डरते हैं ये। ये तो वो नेहरू वाला सिंड्रोम हो गया। वो डरा हाँ करता था फौज से, तो हाँ। फौज को इतना कमजोर कर दिया कि चाइना ने पीट लिया बाद में। अरे फौज ने कमजोरी कहाँ किया, उसने तो एयरफोर्स ही नहीं यूज की। हम्म। चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी, हमारे पास एयरफोर्स थी। हमारे पास, ठीक है, हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 एरा के फाइटर जेट थे, बट थे तो चाइना के पास तो वो भी नहीं थे, लेकिन यूज नहीं की। क्यों? कि नहीं भाई, हमें तो पुलिस से काम चलाना है, हमें तो फौज चाहिए ही नहीं। क्या है कि भाई हमको तो फौज ही नहीं चाहिए, हमको तो, हम पुलिस से अपना बॉर्डर मैनेज करेंगे। पुलिस जो है दंगे मैनेज नहीं कर पा रही, पुलिस जो है शाहीन बाग नहीं मैनेज कर पा रही, पुलिस किसान आंदोलन नहीं मैनेज कर पा रही, नेहरू जी ने पूरा बॉर्डर मैनेज करना था पुलिस से। तो हमारे यहाँ तो बड़े विजनरी अभी लीडर्स हुए हैं ना संजय जी। प्राणनाथ थापर को बनाया था ये आर्मी हाँ। चीफ। और प्राणनाथ थापर के पाप हम आज तक भुगत रहे हैं। हाँ, पहले प्राणनाथ थापर को भुगते हाँ, और अब उनके अब करण बेटे को थापर को भुगत भुगत रहे हैं। उनकी बेटी को भी भुगत रहे हैं, रोमिला थापर को। रहे। तो ये जो आपने, और सही है क्योंकि हमने इसकी पूरी हिस्ट्री अच्छी तरह से पढ़ी हुई है, और ये आज से नहीं है। जब से ये शुरू हुई है, और जब से कम से कम इसको अगर नैरेटिव के रूप में देखा जाए तो इसका सिस्टमैटिक नैरेटिव तो आप हमारे हम्म, क्या बोलते हैं वो शेख सरहिंदी के टाइम से देख सकते हैं। हाँ। तब से शेख शुरू सरहिंदी करते के हैं। टाइम से ही ये दो कौमी नजरिया, और हाँ काफिर को किस तरह से दबा के रखो, काफिर के साथ हाँ। पे बिल्कुल उसके से अलगाव रखो, ये शेख सरहिंदी ने इसको सिस्टमैटिकली, जो अपने उनके वो जो मकतूबात थे उसमें लिख के रखा हुआ है। और वहां से वो हाँ। शुरू होता है, फिर वो पूरी लाइन शुरू हो जाती है, फिर आप हम्म आ जाओ तो फिर वो औरंगजेब, फतावा आलमगीरी, और हम्म। शाह रहीम, शाह अब्दुल रहीम, शाह वलीउल्लाह, वो सब सारी पूरी लाइन चली। दैट इज फॉर अनदर डे। लेकिन संजय जी, ये आप, संजय जी, आपको आपको बस एक थोड़ा सा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। आपने शेख सरहिंदी की बात करी, ठीक है, आप मुझे बताइए कि इंडिया के अंदर हमारे गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग वो करते हैं ना मीटिंग, सारे मकतबे फिक्र के जितने भी उलेमा होते हैं उन सबको बुला करके बैठते हैं राउंड टेबल पे, उनके साथ बातें करते हैं। इंडिया की प्रोग्रेस के लिए चादरें भी चढ़ाई जाती हैं अजमेर में और अलग अलग जगहों पे। तो आप मुझे बताइए कि इनमें से जितने भी बैठे होते हैं, इनमें से कोई भी, चाहे वो देवबंदी हो चाहे वो बरेलवी हो, दोनों की बात कर रहा हूं, कोई भी शेख सरहिंदी का जो सपोर्ट था हमारे सिख गुरुओं की हत्या के लिए या उनके बच्चों की हत्या के लिए या उसकी वैलिडेशन के लिए, इनमें से कोई कंडेम करेगा? या इनमें से सवाल ही नहीं कोई पैदा भी, होता। वो इनमें से तो कोई भी शेख सरहिंदी की जो रेडिकल आइडियोलॉजी थी, जो लिख के गया है, वो बोल के नहीं गया कि आप डिस्प्यूट कर सकें, जो लिख के गया है वो, ठीक है, उसको आलमे सानी कहते हैं ना ये। तो आपने आलमे सानी को किसी एक मुजद्दिद, चीज को, उसको कहते हैं हाँ मुजद्दिद अल फिसानी। हाँ, वही कहता है कि मुजद्दिद अल फसानी कहते हैं उसको। तो आप मुझे बताइए कि उसके किसी भी एक चीज को, किसी भी एक वर्ड को ये कभी कोई डिस्प्यूट कर सकते हैं? करेंगे? नहीं कर सकते साहब। आज तक आप देखिए कि ये उसको अम, मीर जाफर को कंडेम करते रहते हैं लेकिन शाह हाँ, वलीउल्लाह को किसी ने नहीं कंडेम किया नहीं आज तक। कोई नहीं करता, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मीर जाफर या मीर सादिक जो है वो तो इनके हीरोज हैं, वो इमरान खान के भी हीरो हैं, इनके भी हीरो हैं। तो मैं इसमें एक जो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि
जो मोदी जी का जो नया डॉक्ट्रिन है, वो इसमें एक बड़ा भारी एक डिसरप्शन कॉज कर रहा है मेरे विचार से। क्योंकि अब तो उन्होंने कह दिया है कि साहब कि मैं सरकार में और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं देखूंगा, और अगर आतंकवादियों ने इसी तरह की हरकत की पहलगाम की, तो मैं सीधे जो है इस बार मिलिट्री इंस्टॉलेशन को ही टारगेट कर दूंगा, उसका अर्थ ये है। और उसके अलावा उन्होंने वो IWT जो है, इंडस वाटर ट्रीटी, वो सस्पेंड कर ही दी है। तो ये जो इनका कंसिस्टेंट बिहेवियर, खासतौर से जियाउल हक के वजह बात से लगातार जो चल रहा है, और 1000 कट्स वाली जो बात है, इसको ये सस्टेन कैसे करेंगे? क्योंकि मोदी जी तो रुकने वाले नहीं हैं, जिस तरह से इन्होंने दिखाया। और जब वो पूरा का पूरा अगर नक्शा निकाल लें, तो पूरा पाकिस्तान का नक्शा रंगा हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक, जो हिट्स उन्होंने खाए हैं। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि साहब के हमारे यहाँ के लोग, और कि साहब की सरेंडर तो मोदी ने किया है। खैर, दैट अपार्ट। तो इन फेस ऑफ दिस न्यू मोदी डॉक्ट्रिन, ये कैसे सस्टेन होगा? जी देखिए, अगर आप मोदी जी की, अगर आप शुरुआत से लेकर अभी तक की आप देखें, जैसे उन्होंने नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया। ठीक है, देखिए मोदी जी को क्रिटिसाइज करिए, आपको जितना करना है, जिसको भी करना है वो करे। लेकिन मोदी जी ने एक बहुत स्मार्ट डिप्लोमेसी भी की है, मतलब विज विज पाकिस्तान। और उन्होंने बहुत स्मार्ट पॉलिसी भी रखी है। पहली चीज देखिए, उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में। उसके बाद आप जब पठानकोट अटैक हुआ, वो पाकिस्तान गए भी उनकी बेटी की शादी में, सॉरी नवासी की शादी में, नवाज शरीफ के, अफगानिस्तान से लौटते वक्त। और फिर उसके बाद जब पठानकोट अटैक हुआ, उसके मात्र एक हफ्ते बाद, तो उसकी FIR नवाज शरीफ ने अपने यहाँ पाकिस्तान में रजिस्टर कराई। ठीक है, पंजाब के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के, ISI के, आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के पाकिस्तान के, ये इनके जो है अलग अलग ऑफिसर्स की एक टीम बना करके भेजा पठानकोट में कि भाई ठीक है, उनको रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस दी गई। जिसके ऊपर मोदी जी का क्रिटिसिज्म भी हुआ कि भाई आपने पठानकोट क्यों बुला लिया। ठीक है, उन्होंने उनको ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, वो भी, चलिए वो फेल हो गई। वापस जाकर उन्होंने कह दिया इन्होंने खुद कराया। ठीक है, नवाज शरीफ को फिर लेट डाउन किया। फिर नवाज शरीफ ने बाद में वहां पे स्टेटमेंट दी कि बताइए हमने बॉम्बे में ये किया है, पठानकोट में फला चीज किया, तो क्या हमें करना चाहिए था? इसको डॉन लीक्स करके, सिरिल अलमाइडा की रिपोर्ट को डॉन लीक्स करके इन्होंने पूरा उसको, नवाज शरीफ के खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई हम्म। पाकिस्तान के अंदर। और नवाज शरीफ तो को डॉक में रखा डाला है उसके चक्कर में, हाँ। हाँ, उसको फिर उसको डिस्क्वालीफाई भी किया, उसकी प्राइम मिनिस्टरशिप भी ले ली। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो जब उरी, जब हमारे यहाँ पे उरी में हुआ, तो हमने एक मिलिट्री सर्जिकल स्ट्राइक की अक्रॉस द बॉर्डर जा करके। फिर जब पुलवामा में हुआ, तो हमने और एस्केलेशन लेडर बढ़ाया, हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके बालाकोट में हमने अटैक किया। इस बार जब पहलगाम हुआ, तो हमने एस्केलेशन लेडर और बढ़ाया, हमने फिर इस बार ड्रोन से हमने पाकिस्तानी पंजाब के अंदर बहावलपुर में, सियालकोट में और इन जगहों पे हमने, मुरीद के में हमने यहाँ पे हमले किए। फिर जब पाकिस्तान आर्मी ने ये कहा कि नहीं भाई हम रिटेलिएट करेंगे, जब उन्होंने रिटेलिएट किया, तो फिर हमने अगले दिन फिर ड्रोन से हमले किए वहां पे। ठीक है, और फर्दर इनके एयरफोर्स स्टेशन, नूर खान एयरबेस से, यानी कि पाकिस्तान का हमने ये उनको ये बताया कि आपके बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, POJ के, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, पंजाब, इन सभी सूबों में कहीं कोई भी एक ऐसा जगह नहीं है जो हमारे रेंज से बाहर हो। बेसिकली हमने उनको वो सिग्नल दिया, तो हमने ब्रह्मोस भी यूज किए, हमने स्कैल्प भी यूज किए, हमने जो कामाकाजी ड्रोन्स थे इसराइल से, हेरॉन ड्रोन्स, हमने वो भी यूज हेरॉप किए। हेरॉप, हाँ। हाँ, तो हमने हमने वो हमने अपना सब कुछ यूज किया। हमने बताया कि भाई ये हमारी स्ट्रेंथ है। और आपको गलत फहमी होगी कि भाई इस्लामाबाद सेफ है या रावलपिंडी सेफ है या लाहौर सेफ है। हमने लाहौर के अंदर भी घुस करके उनके AD सिस्टम को तहस नहस किया। तो अब देखिए, ये जो एस्केलेशन है ना, बहुत स्मार्टली हमने बढ़ाया है 2014 की स्वेरिंग इन सेरेमनी से में बुलाने से लेकर के यहां तक। इस बीच की अगर आप पूरी डेवलपमेंट्स देखेंगे, तो हमने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम उसको बढ़ाते गए। और हमने क्या बोला है, हमने कहा कि हमने पॉज किया है, खत्म नहीं किया। ठीक है, पॉज का मतलब क्या है? आप जब वीडियो कोई पॉज करते हैं, तो जब आप अगली बार आपको शुरू करनी होती है वीडियो, तो पॉज का मतलब होता है कि वहीं से शुरू होगी जहां रुकी थी। यानी हम्म कि हम उसी एस्केलेशन लैडर से ही स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम उसके फर्दर ऊपर जाने वाले हैं। ये टोटल मतलब था जो मोदी जी का, ये कि ऑपरेशन सिंदूर हमने पॉज किया है हमने। अब आपने जो सवाल किया कि मोदी जी के सामने भाई वो किस तरह से ये करेंगे, देखिए उन्होंने दो तीन चीजें नई, वो बैठे बैठे क्या काम करते हैं, ये जब स्कीमें निकालते हैं। अब उन्होंने
एक जब ये आईएसआई चीफ था कासिम मुनीर, तो इसने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि हिंदुस्तान से जो इंडियन मुजाहिदीन के जो कैडर था, या जो पहले सीमी हुआ करता था, और फिर ये आपका क्या बोलते हैं, ये जो साउथ वाली ऑर्गेनाइजेशन है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई हो गया, ठीक है, हम्म। कि हम्म। इनका जो कैडर है इनसे बंदे लेके आओ, ठीक है, इनसे बंदे लेके आओ। जैसे हमने इनको आईसिस में और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में हमने इनको भर्ती कराया था, उसी तरीके से इनको लेके आएंगे वाया ईरान, ठीक है। ये ईरान लैंड करेंगे, ईरान में हम इनको पाकिस्तान में लेके आएंगे, बलूचिस्तान के अंदर जो है कि तुर्बत में इनका इन्होंने ट्रेनिंग कैंप बनाया हुआ था, ठीक है। अब ये वहां पे उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं जमात इस्लामी के और इस तरह के, उनको तरबेला में ले जाके खैबर पख्तूनख्वा में वहां पे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई अब जो अटैक होगा ना, अब वो पाकिस्तानी पंजाबी या पाकिस्तानी सिटीजनशिप के लोग नहीं करेंगे, अब हम इनको ट्रेन करके इनको वापस भेजेंगे, और ये जा करके अगर बंगाली करेगा तो बंगाली के ऊपर हमला करे जाए, हिंदुस्तानी करेगा तो भाई हमारे हमें क्यों बोल रहे हो, हम तो बता देंगे भाई ये तो हमला जो है हिंदुस्तान के हैदराबाद के या केरल के या फला शहर के रहने वाले ने किया है। तो अब ये उस तरह की टेक्निक पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी गलत फहमी ये है, ये फिर मिसकैलकुलेट कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि इंडिया को पता है कि आप तुर्बत में बलूचिस्तान में आईसिस को ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंडियन जो है मुस्लिम, जो बंगाली मुसलमान है उनको ले जाकर के आप तरबेला में ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंडिया को पता है ये चीजें। अभी जॉइंट ऑपरेशन हुआ है जिसमें बलोचों ने बोलान नदी के किनारे तुर्बत में इनके बेस को जो है, जो ट्रेनिंग कैंप था आईसिस का, जिसमें से हम्म। कि 30 में से 12 इंडियंस थे, 30 में से 12 इंडियंस थे, उनको जो है उन्होंने मारा है। और ये ऑपरेशन तालिबान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो जीडीआई है उसने और बलोचों ने मिलकर किया है वो ऑपरेशन, ठीक। हम्म। तो ये इनको ये गलत फहमियां हैं, इन्होंने पाल रखी कि हम अब इसको इस तरीके से खेलेंगे, तो उस तरीके से भी खेल के देख ले। फिर इंडिया क्या होगा, फिर इंडिया अटैक फिर उन्हीं ट्रेनिंग कैंप्स पे करेगा, उन्हीं जगहों पे करेगा, उन्हीं ऑफिसर्स के ऊपर करेगा जो ये ट्रेनिंग कैंप्स चला रहे हैं। और जो कर्नल साहब ये कैंप चला रहे हैं, जो कर्नल साहब आईएसआई आईसिस को बना रहे हैं, उसको चला रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उनका सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा जो वीडियोस बना रही हैं, वो हमको पता है ना कि यार वो कर्नल साहब कौन है, कर्नल साहब कहाँ रहते हैं, कर्नल साहब कौन सी रेजिमेंट से आए हुए हैं। तो ये अब फिर अननोन गनमैन भी होते हैं आजकल। फिर अननोन गनमैन भी होते हैं। तो कहते हैं ना कि ये सपने देखते हैं बैठ करके, रास्ते नई नई तकनीकें निकालते हैं कि हम ऐसे कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे कर लेंगे वैसा हो जाएगा। इंडिया ने वो कैटेगोरिकली बताया कि हम आपको अब टॉलरेट आपका आतंकवाद नहीं करेंगे, चाहे वो कहीं पे भी हो। इसीलिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों जगह भी हिंदुस्तान ने हमला किया, वरना हिंदुस्तान को जरूरत नहीं थी बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा पेशावर एयरबेस पे हमला करने की। लेकिन इंडिया ने को सिर्फ सिग्नलिंग की है कि हम वहां तक जाके अगर पेशावर मार सकते हैं तो तरबेला पे भी गिरा सकते हैं, ठीक है, जैकबाबाद मार सकते हैं तो तुर्बत में भी मार सकते हैं। ये बेसिकली सिग्नलिंग थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो इन्होंने तो बेचारों ने बाद में डर के मारे अब सारे F-16 जो थे वहां पासनी में हाँ, छुपा पसनी लिए में थे, लग और रहे। क्वेटा में छुपा लिए। जो इनके एयरबॉर्न वाले हैं वो सब क्वेटा में छुपाए हुए हैं, लेकिन हाँ क्वेटा और तुर्बत बाकी और कहीं से दूर होंगे, लेकिन फिर विक्रांत भी तो है। विक्रांत वाले तो कह रहे हैं यार हमारा तो अभी तक टाइम ही नहीं आया। हाँ, उनका नंबर ही नहीं आ रहा। अरे वो, अच्छा वो क्या है कि जब वो अगर आप देखेंगे, अगर कंपेरेटिवली आप देखें ना, तो हमारी तीनों फोर्सेस में सबसे मॉडर्न फोर्स एक्चुअली नेवी है। हाँ। हमारी सबसे मॉडर्न फोर्स हमारी नेवी है। और हमने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी अपनी नेवी में ही किया है पिछले 15-20 साल में। और हमारी जो नेवल कैपेबिलिटीज है वो बिल्डअप है चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए, नेवल वॉरफेयर के लिए, ठीक है। वो पूरे पूरे इंडियन ओशियन में अपनी हेजेमनी क्रिएट करने के लिए बनी है। तो इंडियन नेवी को तो मेरे ख्याल से हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगने इनको उड़ा के रख देने के लिए। और इनकी तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जानी है अगर कराची जरा सा भी डैमेज कर दिया इंडियन नेवी ने। इनकी इकोनॉमी वैसे ही आपको पता है कि वो लाइफ सपोर्ट पे चल रही है, वो वेंटिलेटर पे है। अगर एक झटका अगर इंडियन नेवी ने थोड़ा सा दे दिया ना तबीयत से, तो इनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जानी है। देखिए इंडिया को ना बहुत कुछ सोचना भी पड़ता है। अब अब देखिए जैसे एक पाकिस्तान को ना वो मौला जट सिंड्रोम है। मौला जट हम्म। एक पिक्चर है, उस पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुपर हिट पिक्चर है। तो वो जो मौला जट सिंड्रोम है ना कि चार जूते खाएंगे लेकिन बढ़ के मारने से बाज नहीं आएंगे, ठीक है, कि मतलब कि असीधा कर दांगे, वो कर दांगे, कर दांगे, ठीक है। ये जो बढ़ के मारने की जो इनकी आदत है ना कि एक मुसलमान 10 हिंदू मार देता है,
ठीक है। अरे वो तो तो बड़ी किताब में लिखा हुआ है, वो कोई अपने आप थोड़ी ठीक। लाए बेचारे। तो वो अब वो बचपन से वो उस इल्यूजन में जी रहे हैं। अच्छा, जैसे चार जूते पड़ जाते हैं तो उनके पास फिर वो प्रोपेगेंडे पे आ जाते हैं कि जी हम तो जी फतह कर लिया हमने। सोचिए, जो मुल्क अपना आधा देश खो चुका है, मिलिट्री एक्शन में खो चुका है, 93,000 सरेंडर कर चुके हैं, वहां की भी आवाम को उन्होंने कन्विंस कर रखा है कि हम 1965 की भी जंग जीते, 71 की भी जीते हैं, कारगिल भी हम जीत गए थे। तो मतलब सोचिए ना कि वो जो मौलाजट सिंड्रोम है ना, वो मौलाजट सिंड्रोम इतना ज्यादा वायरल है वहां पे कि रियलिटी से वो जा चुके हैं। हम तो, आप तो ये मल्टीवर्स और ये सब में आप अभी आए ना, मतलब पाकिस्तानी तो पता नहीं कब से उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मल्टीवर्स में रह रहे हैं। ठीक वहां तो है। जिन्नात लड़ते हैं साहब। ठीक है। आप देखिए पाकिस्तान के इंडिया के बॉर्डर पे, स्पेशली पंजाब में, जितने बॉर्डर स्टेट्स, जितने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है ना, और स्पेशली जहां पे नदियां पास हो रही हैं, तो वहां ना हर पुल के पास ना एक गाजी बाबा की मजार जरूर होती है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको, आप उसको पता करा लीजिए किसी भी स्ट्रिंगर से, पाकिस्तान के न्यूज रिपोर्टर से, 100-200 डॉलर में वो आपके लिए वीडियो रिपोर्ट करके दे देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं लगता। ठीक है। वो आपको बताएगा कि पाकिस्तान के और इंडिया के बॉर्डर, स्पेशली पंजाब के बॉर्डर पे, हर जगह, हर नदी के किनारे, हर नहर के किनारे एक गाजी बाबा की मजार है, जहां पे भैंस मेला लगता है। ठीक है। वो जो मेला लगता है वहां पे क्या करते हैं वो कि, और कहानी सब जगह एक है कि जब 65 की जंग हुई थी तो जो मिसाइल आ रही थी, वो मिसाइल गाजी बाबा ने पकड़ करके उसको, उसका मुंह मोड़ देते थे वो, फिर वो हिंदुस्तान की तरफ चली जाती थी। ठीक है। यही सेम कहानी पूरी की पूरी हर एक मजार की, यही सेम कहानी है। तो ये जो सारा का सारा एक जो पाकिस्तान के अंदर जो एक मिथ क्रिएट किया गया है ना कि बाबा, अच्छा मैं आपको ये भी कहता हूँ, वो अगर आप मजारे हटाएंगे ना, नीचे से कंकाल भी नहीं निकलना, क्योंकि वो वो सब तो का सब मिथ मेकिंग है। 90% मज़ारों के पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में यही हाल है। हाँ, उसके नीचे से कुछ निकलना नहीं है। लेकिन उन्होंने ये, और ये फौज ने, वहां के स्टैब्लिशमेंट ने बनाया हुआ है, तो वो जो मल्टीवर्स ऑफ इल्यूजन है ना, वो पूरा का पूरी कौम उसमें रहती है, स्पेशली पंजाबी पूरी कौम उसमें रहती है। और ये पहली कॉन्फ्लिक्ट है संजय जी जिसमें पंजाबियों ने गालियां दी हैं माँ बहन की फौज को। इसमें इमरान खान की बहन का बयान नहीं चलाया किसी ने मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में। और सबसे अफसोस की बात है कि इंडियन मीडिया में भी किसी ने नहीं चलाया। उसने सबसे बड़ा सवाल पूछा, उसने कहा पहले तो मुझे ये बताओ कि ये रावलपिंडी, लाहौर और इस्लामाबाद तक ये ड्रोन आए कैसे, पहले ये तो बताओ मुझे, ये मिसाइलें यहां तक आई कैसे। ये उसका सवाल था, जो कि बहुत जेन्युइन सवाल था। क्या उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जो उसने बोला कि जो कामाकाजी ड्रोन है, जो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ड्रोन है, ये कह रहा हमने इसको मार के गिरा दिया है। कहते हैं वो तो खुद को मार, हमने रेडार से उसको खींच लिया अपने में, रेडार में, और हाँ। रेडार भी नष्ट हो गया। ठीक है। तो ये जो सारा का सारा इल्यूजन जो क्रिएट किया था ना पाकिस्तान ने, ये इस बार पंजाबी आवाम के बीच में इसका, वो कहते हैं ना, कचूमर निकला है। और लोग वहां पे गालियां, आपने सुना होगा वो ऑडियोज जो इस पे ट्विटर के ऊपर चल रही थी, स्पेसेस के ऊपर, जिसमें लोग आसिम मुनीर को गालियां दे रहे थे कि यार कि कैसे, ये बताओ, ये तो हम तो मजाक कर रहे थे कि अगर हिंदुस्तान से जंग हुई तो ये इसने फील्ड मार्शल लग जाना है, और देखो हम तो ऐसे बात ही कर रहे थे। और फिर वो गाली दे कहते हैं ये तो सचमुच सच्ची मुची लग गया फील्ड मार्शल। हम्म, ये हम्म। पाकिस्तान की आवाम मजाक उड़ा रही है वहां पे। चाइना की पेंटिंग एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जो सारा मिथ मेकिंग है, ये पंजाब में पहली बार इतना डैमेज हुआ है। और देखिए लीडरशिप आज भी वहां की पॉपुलर नहीं है, शहबाज शरीफ आज भी पॉपुलर नहीं है, जो फौजी स्टैब्लिशमेंट है वो आज भी पॉपुलर नहीं है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत उनका डैमेज कंट्रोल हुआ है, बट वो डैमेज कंट्रोल बहुत दिन तक वो होल्ड करके रख नहीं पाएंगे। और जो उनको शौक चढ़ा है टीटी, ये आईसिस का, और आईसिस खुरासान प्रोविंस, आईसिस कश्मीर प्रोविंस, तहरीके तालिबान कश्मीर, और तहरीके तालिबान हिंद, और इस तरह की जो बना रहे हैं ना प्रोपेगेंडा, ये अफगान तालिबान को अच्छी तरीके से मालूम है। ठीक है। मुल्ला याकूब को अच्छी तरीके से मालूम है, जो डिफेंस मिनिस्टर है वहां पे। और अभी वो जेपी सिंह के ऊपर पीछे पड़े हुए हैं, हाँ, जो अभी इसराइल में एम्बेसडर है इंडिया के। ये जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान हुआ करते थे, जेएस पाई थे जब अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया था। हम्म। जेपी सिंह यार सीधा साधा शरीफ आदमी, डिप्लोमेट आदमी, उसको जो है जियो न्यूज के ऊपर बैठे कह रहे हैं कि ये जेपी सिंह जो है ना, हम्म। इसने जो है ये सब कुछ तालिबान के साथ सारी सेटिंग करी है, और जो जितना टेररिज्म हो रहा है सब जेपी सिंह। मैंने कहा कि यार तुम्हारी पूरी पाकिस्तान की सारी डिप्लोमेसी, ठीक है, तुम्हारे आईएसआई की सारी माइट, अगर अकेला वो जेपी सिंह अगर ठोक के चला गया है,
तो अपने डिप्लोमेट्स और अपने आईएसआई वालों से तो कहो कल ही डूब के मर जाए अगर पानी भारत ने छोड़ा हो तो। ठीक है, अगर अगर नहीं छोड़ा है तो हम हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि डूबने भर का पानी छोड़ दे इनका, ताकि ये जाके डूब के मर सके वहां पे। कि एक अकेला जेपी सिंह इनकी पूरी डिप्लोमेसी, इनकी पूरी ब्यूरोक्रेसी, इनकी पूरी इंटेलिजेंस सबको अकेला बीट करके चला गया वो। और उसको ना ऐसा एक मिस्टीरियस कैरेक्टर बना करके प्रेजेंट कर रहे हैं यार। वो अम्बेसडर है अभी इसराइल में, अम्बेसडर इंडिया का। ठीक है, वो कौन सा अंडर कवर ऑफिसर था जो छुपा के मिल रहा था? वो मुल्ला उमर से भी मिल रहा, मुल्ला याकूब से भी मिल रहा था तो खुलेआम मिल रहा था। अफगान तालिबान के बाकी लोगों से मिलता था, खुलेआम मिलता था। उसकी तस्वीरें, उसकी फोटोग्राफ्स मीटिंग की, वो अफगान तालिबान अपने ट्विटर पर शेयर किया करते थे। भाई आप और इंडिया के पास जेपी सिंह की कमी थोड़ी है। इंडिया में हमारे पास करोड़ों जेपी सिंह है। तो तुमसे एक जेपी सिंह नहीं हैंडल हो रहा तो ये करोड़ों कहां से हैंडल होंगे? और अब तो देखिए तालिबान ने ड्रोन यूज करने शुरू कर दिए। हाँ हाँ। और तालिबान ने अभी से यूज नहीं किए हैं शुरू। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, अच्छा, टीटीपी वालों ने बहुत मजेदार काम किया है। इन्होंने क्या किया है कि जो इनकी आर्टिलरी शेल्स थी ना, हम्म। इनकी आर्टिलरी शेल्स जो भी है पोस्टों पे कब्जा करते हैं या जो इनके इनके हथियार लूटते हैं, तो उनमें बहुत सारे इनको बम वगैरह और आर्टिलरी शेल्स वगैरह भी मिलती हैं। तो जो क्वाड कॉप्टर ड्रोन होता है ना, नॉर्मल शादी हम्म। ब्याह में जो यूज होता है, हम्म। वो क्वाड कॉप्टर ड्रोन ले जा करके, उसमें कैमरा भी लगा रहता है, तो बैठ हम्म। के देखते रहते हैं। उस क्वाड कॉप्टर ड्रोन के ऊपर उन्होंने लगा दिया है देसी इंजीनियरिंग करके, वो आर्टिलरी शेल्स और ये सारी चीजें जो है ना उस पर लटका करके, और उसको लेके जाते हैं। और जैसे ही वहां पहुंचता है ना उस लोकेशन के ऊपर, उसको ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, वो बहुत प्रिसाइज नहीं है, बिकॉज अब वो बाकी जो मिलिट्री ड्रोन्स है उनका तो टारगेटिंग होती है प्रिसाइज लोकेशन पे। ये 2-4 मीटर दाएं बाएं गिरता है लेकिन डैमेज तो कर रहा है ना उनको। द- 10 के बजाय 2 ही मर रहे हैं, बट वो मार तो रहे हैं ना। उनके पास जो कुछ भी सामान सट्टा है वो उसी हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। तो वो क्वाड कॉप्टर ड्रोन को उन्होंने मिलिटराइज कर लिया है। अच्छा, अभी तो आप ये सोचिए कि जो ये यूक्रेन ने रशिया में किया एफपीवी ड्रोन्स के साथ, एफपीवी ड्रोन्स तो बहुत इफेक्टिव है। और एफपीवी ड्रोन तो मतलब जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तभी से यूज हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार यूज हुआ इस लार्ज स्केल पे और इतना बड़ा डैमेज पहली बार किया, वो बात अलग है। लेकिन एफपीवी ड्रोन्स वहां पे बहुत शुरू से यूज हो रहे हैं यूक्रेन में। तो अब अगर इनको, टीटीपी वालों को, एफपीवी ड्रोन दे दिया गया कि ये लो 200-400 एफपीवी ड्रोन और शुरू करो, इसको ऐसे बनाते हैं। अच्छा, एफपीवी ड्रोन क्या होता है? वो असेंबल्ड ड्रोन होता है। तो आप उसको असेंबल, आप अलग अलग पार्ट्स आप ले आइए, उसको असेंबल करके आप अपने अपने हिसाब से बना लीजिए। अगर उनके 40-50 बंदों को, दुनिया के किसी भी देश में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, उन्होंने अगर एफपीवी ड्रोन कैसे असेंबल होता है, और बहुत सस्ता बन जाता है वो, ठीक है, तो अगर उनको असेंबल करके बता दिया कि ऐसे असेंबल होगा, इसमें तुम आईडी भी लगा सकते हो, इसमें तुम ग्रेनेड भी लगा सकते हो, इसमें तुम फला चीज भी लगा सकते हो। अगर इन्होंने ले जाकर के वो एफपीवी ड्रोन्स इनकी गाड़ियों के पास चिपका करके और डेटोनेट करने शुरू कर दिए, इनके टैंकों के पास आईडी एक्सप्लोजन करने शुरू कर दिए, इनके आर्टिलरी के ऊपर शुरू कर दिए, आप सोचे थे कितना डेवास्टेटिंग इफेक्ट आएगा। और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत सस्ता तरीका है पाकिस्तान आर्मी को डैमेज करने का। और इनकी कैजुअलिटीज जो कि अभी महीने की 250 से 300 हैं, जो कि खुद आईएसआई चीफ अमेरिका में मान के आए हैं ओवरसीज पाकिस्तानी की मीटिंग में। तो सोचिए महीने की 300 कैजुअलिटीज संजय जी वॉर टाइम में होती हैं। मतलब जब जंग चल रही होती है ना तब हाँ हाँ, महीने की हमारी तो 300 कैजुअलिटीज। मेरे ख्याल से कारगिल जैसा जो वॉर हुआ था हम्म। उसमें कोई 500 की कैजुअलिटी हुई थी। हाँ, मतलब 500 और 800 आप जो पूरा भी जो मान लें। आपका बांग्लादेश वॉर था उसमें कोई हाँ 3,400 के आसपास हाँ। इनकी डेथ्स थी। साल इनकी हाँ, इनकी साल की कैजुअलिटीज हैं उतनी, 4,000, 3,500, 4,000। तो कोई भी फौज कब तक सस्टेन कर पाएगी? और अगर इंडिया ने या इंडिया जैसे किसी भी कंट्री ने अगर इनको सपोर्ट दे दिया, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को और इन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को, कि भाई हम आपको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे बीएलए देते को हैं। बीएलए तो बहुत ही इफेक्टिव है अपने एरियाज में। आप बताइए, शोराब में जो इन्होंने पूरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कब्जा किया हुआ था और डीसी को भी मार दिया वहां पे, ठीक है। अब आप सोचिए कि आप शोराब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो जहां पे ये हमला हुआ था। डिस्ट्रिक्ट भाई, पूरे जिले में आप कहीं और कर लेते हैं बात समझ में आता है, आप खुद एक ब्यूरोक्रेट रहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर, और डीसी को गोली मार दी घुस करके, और पुलिस भाग गई अपने असलहे छोड़ करके। लेवीज जो भाड़े की पुलिस है वो भी भाग गई अपने असलहे छोड़ के। वो सारा कब्जा उन्होंने पूरे दिन भर 24 घंटे तक मेंटेन करके रखा।
मैं सोचे कितनी शर्मिंदगी की बात है कि पूरा पूरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कब्जा किया हुआ है उन्होंने। और पब्लिक जो है, पब्लिक खड़े होकर के चीयर कर रही है, पब्लिक सीटियां बजा रही है, पब्लिक वीडियोस बना रही है, पब्लिक रजिस्ट नहीं कर रही। तो और पुलिस वालों को भी क्यों छोड़ा? ये बोल के छोड़ा कि बलोच हो तो हथियार छोड़ो चले जाओ। उनको मारा नहीं। वो जो डीसी था, वो डीसी पंजाबी था, उसको मार दिया उन्होंने। तो ये मतलब बीएलए की कैपेबिलिटी अभी इतनी है। तो अगर सपोर्ट बढ़ता है इंडिया की तरफ से, इंडिया कहता है कि चलो ठीक है, हम अब हम भी सपोर्ट करेंगे बीएलए को, हम भी सपोर्ट करेंगे टीटीपी को, और इंडिया ने चैनल खोल दिए उनके पास, क्योंकि वाया अफगानिस्तान तो इंडिया जब चाहे तब चैनल खोल देगा। तो अगर वो चैनल खोल दिया और उनको अगर फाइनेंशियल सपोर्ट और आर्म्स का सपोर्ट अगर देना शुरू कर दिया, तो इनका क्या बनेगा? ये रियासत, जो रियासतें मदीना पुदीना जो भी है, ये कितने दिन चलनी है? ये ये नहीं चलनी। और आसिम मुनीर के बस की बात नहीं है इसको होल्ड करके रख पाना। तो ये जो अब इनकी तरफ से जो इनकी जो स्थिति बनी है, और चूंकि आपका मत है और मैं उससे सहमत हूँ, आपका जो मत है कि ये अपनी हरकतों से तो बाज नहीं आएंगे। ना। तो जो अगर ये हरकतों से बाज नहीं आएंगे, मोदी डॉक्ट्रिन ऑपरेशन में आ चुका है, और साथ में बलोच और टीटीपी जो है वो इनकी ऐसी तैसी लगातार कर ही रहे हैं। पूरी फौज इनकी बुरी तरह से डीमोरलाइज्ड है। अब तो पब्लिक भी डीमोरलाइज्ड हो गई। पंजाब पे जो डैमेज हुआ है, और चारों तरफ से सबको पता चल रहा है कि साहब की 30-30 जो है इनके मिलिट्री टारगेट से वो डिस्ट्रॉय कर दिए, और ये एक भी नहीं कर पाए भारत का। खाली जो है वो हवा में बात करते रहते हैं कि साहब कि हमने एक गिरा दिया, हमने दो गिरा दिए या 5 गिरा दिए, इस तरह की हवाबाजी। और जिसको लेके आपके ख्वाजा आसिफ ने खुद ही कह दिया था कि हमारे पास सोशल मीडिया की एविडेंस है। हाँ। तो अब फिर तो ये जो बात होती रहती थी पहले, और ये इनफैक्ट इट वाज मोर इन होप देन इन रियलिटी कि साहब इसके चार टुकड़े हो जाएंगे। अब तो ऐसा लगता है कि साहब कि ये दिन नजदीक आया। बिल्कुल नजदीक आया। और अब देखिए, एक जगह थी जहां पे फौज के खिलाफ इतनी ज्यादा रिजेंटमेंट नहीं थी, बट इतनी ज्यादा नहीं थी, वो थी सिंध। और अब सिंध में भी जो रेजिडेंट है, आप देखिए किस लेवल पे चली गई है। ये जो चोलिस्तान जो नहर का प्रोजेक्ट था इनका, उसके ऊपर कि अभी जब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ये अपनी अपनी पोस्टों से लौट रहे थे फौजी, तो सिंधी रोक रोक करके इनको गालियां दे रहे थे, इनको इनकी बसें, इनकी ट्रकें नहीं जाने दे रहे थे फौजियों की। और वो कह रहे थे कि तुम वो वीडियो है उसमें वो कह रहा है कि हम तो कह, वो फौजी जो बैठा कह रहा है, हम तुम्हारे मुल्क के लिए जंग लड़के आ रहे हैं। कहे कि तुम हमारे लिए नहीं, तुम अपने लिए जंग लड़के आ रहे हो, और तुम हमारे मुल्क के नहीं हो, तुम हमारे मुल्क के दुश्मन हो। ये वो बोल रहा है। और पंजाब एंटी पंजाबी नारे लग रहे हैं, और सिंधी में लग रहे हैं। ठीक है। तो ये एक जगह थी जहां पे उतना ज्यादा रिजेंटमेंट नहीं थी, वो रिजेंटमेंट भी अब सिंध में पैदा हो गई है। उसके ऊपर आपने देखा कि वहां के सिंध के गृह मंत्री का घर फूंक दिया वहां पे प्रोटेस्टर्स ने, सिंधियों ने मिलकर के। हम्म। ठीक। और उसके बाद आप देखिए तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो सिंध गवर्नमेंट की, उसमें एक महाजिर को बिठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बोला कि ये जो सारा का सारा जो एंटी सिंध, जो पूरा एंटी पाकिस्तान और फौज के खिलाफ जो सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये जो मंत्रियों के घर चला रहे हैं हमारे, ये सारे के सारे जीए सिंध मुत्तहिदा महाज के आतंकवादी हैं और इसके सपोर्टर्स हैं। इसका जो लीडर है वो शफी बरफत है, वो वहां बैठा है, फलानी ठिकानी दुनिया भर की बातें करी उन्होंने। ठीक है। और ये इंडिया से फंडेड है। तो मैं कह रहा हूँ कि यार, इंडिया 80 करोड़ लोगों को आज भी, जब से कोविड आया है, घर पे बिठा के खाना खिला रहा है। इंडिया लोगों को मकान बनवा के दे रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनवा के दे रहा है पक्का। इंडिया ने ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया हिंदुस्तान को, और सबको टॉयलेट्स बनवा के दे दिए। इंडिया का जो जो कहते हैं ना कि जो सिर्फ टॉयलेट बनवाने का बजट था ना, अगर उसका 1/3 भी लगा देंगे तो पाकिस्तान चार टुकड़े में होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये उनका प्रोपेगेंडा है कि जो हिंदुस्तान करा रहा है, भाई ये वो खुद कर रहे हैं। भाई मोदी मोदी जाकर के आसिम मुनीर के कान में बोल के आया था कि तुम ये सिंध नदी का पानी जो है सिंधियों से लेकर के तुम पंजाब में मोड़ दो। अजीत डोभाल बोल के आया था आसिफ जरदारी को कि तुम इस पे साइन कर देना, इस बिल के ऊपर, इस प्रोजेक्ट के। भाई आप खुद कर रहे हैं, आप पंजाबियों को छोड़ करके। आप सोचिए, बिजली जो है वो पीओजेके में बनती है। वो बिजली सबसे पहले जब बनती है तो सबसे पहले पंजाब जाती है। पंजाब से जब कंज्यूम हो जाती है तो फिर उसके बाद वो वापस लौट के पीओजेके आती है। समझ रहे हैं? इन्होंने इस तरह से सिस्टम किया होगा कि बिजली सबसे पहले पंजाब पहुंचे, फिर पीओजेके में जाए। उसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉस्ट है बिजली की पर यूनिट,
वो पीओजे को पंजाब से डबल पड़ती है। अब ये काम, ये हरकतें करने के लिए तुमको क्या मोदी जी ने कहा था, अजीत डोभाल ने कहा था, डॉक्टर जयशंकर ने कहा था, किसने कहा है? बलोचों को मारने के लिए मोदी जी कहते हैं तुमको। टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पश्तूनों के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए साउथ वजीरिस्तान में, नॉर्थ वजीरिस्तान में मोदी जी ने कहा था। लाल मस्जिद ऑपरेशन करने के लिए जो है तब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मुशर्रफ को कहा था कि तुम लाल मस्जिद में फौजें भेज दो अपनी, और जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे उनको गोलियां मारो जा करके। भाई किसने कहा है तुमको ये सारी काम करने के? भाई तुम खुद मारते हो उनको। मुहाजिरों के खिलाफ 10,000 मुहाजिर मारने के लिए रहील शरीफ को मोदी जी ने कहा था कि कराची में ऑपरेशन करके तो है 10,000 मुहाजिर मार दो। आपने खुद मारे हैं। ये सारी की सारी जो जो डिविजन है पाकिस्तान के अंदर, ये खुद पाकिस्तानी फौज और वहां की जो ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और वहां का जो करप्ट पॉलिटिशियन है, इन्होंने मिल करके वो डिवाइड क्रिएट किया हुआ है। और वो डिवाइड, अच्छा अब आज नवाज शरीफ को गाली क्यों दे रहे हैं? आज पाकिस्तानी मीडिया में सारे के सारे एंकर्स नवाज शरीफ को गाली दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि भाई नवाज शरीफ जो है वो मोदी के खिलाफ स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा? ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू आउट नवाज शरीफ ने मोदी के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? हिंदुस्तान के खिलाफ क्यों नहीं बोला? भाई नवाज शरीफ को पता है ये ऑपरेशन किसने किया है। वो भुक्त भोगी है उन ऑपरेशंस का। वो पठानकोट और उरी से हमलों का भुक्त भोगी है। वो नहीं बोलने जाएगा। वो कभी उस चीज को नहीं ओन करेगा। डॉन लीस के नाम पे तुमने निकाला है उसको, एक पॉपुलर रीडर जो था। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने के लिए हमने कहा था, फातिमा जिन्ना को फांसी देने के लिए, गले गला घोट के मारने के लिए हमने कहा था। लियाकत अली खान को गोली मारने के लिए किसने कहा था? बेनजीर भुट्टो को बम सुटाने के लिए किसने कहा था तुमको? नवाज शरीफ को मुल्क बदर करने के लिए किसने कहा था? उसको सत्ता से भाई सब कुछ आप लोग या का किया हुआ है। तो इमरान खान को जेल में डालने के किसने कहा था? इमरान खान को जेल में डालने के लिए हमने कहा था तुमको। तो ये सारा का सारा जो डिवीजन है पाकिस्तान के अंदर, और जो आवाम के अंदर जो फौज के खिलाफ जो गुस्सा है, और एक जो डिवीजन की, पार्टीशन की जो एक तहरीक चल रही है, उसको जो बल मिल रहा है ना, वो सब कुछ पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का खुद का किया धरा है। हम अगर 2% भी सपोर्ट दे देंगे तो वो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह ना वो ढह के गिर जाएगा पूरा मुल्क। अब हमारे यहाँ क्यों नहीं करते, वो आप किसी ब्यूरोक्रेट को बुलाइएगा, वो आपको बताएंगे क्यों नहीं करते। नहीं, देखिए अब ब्यूरोक्रेसी तो वैसे भी स्टेटस कोइस्ट ही होती है, लेकिन वो स्टेटस को डिस्टर्ब तो कर दिया ना मोदी जी ने। तो हाँ, ये वो तो जो है। डिसरप्शन है हाँ, उससे खाली पाकिस्तान में ही लोग अनकंफर्टेबल नहीं है, भारत में भी अनकंफर्टेबल है। आप देख लीजिए ना, हमारे दुल्लत जैसे लोग हैं ना बैठे हुए। अब चलिए उनसे दुल्लत जी आप के बारे में हमारा तो मुंह आप मत ही खुलवाइए, जाने दीजिए। वो नहीं नहीं नई खोलिए, कंट्रोवर्सी हमें कोई शुरू हो दिक्कत जाएगी। नहीं। दुल्लत डॉक्टर है। अब वो बेचारे अमर सिंह दुल्लत जो है वो इस समय इतने फ्रस्ट्रेटेड है कि पत्रकारों को गालियां तक दे देते हैं। वो भी माँ बहन की गालियां देते हैं। माँ बहन की गालियां दे देते हैं वो, रिकॉर्ड होके चलती। तो हमारे यहाँ की जो पुरानी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें बहुत बड़ा सेक्शन है जिनका कहना है कि स्टेबल पाकिस्तान इज गुड फॉर इंडिया। हाँ, और ये वही लोग हैं। आपने कभी किसी को सुना है कि जी कि स्टेबल कैंसर इज वेरी गुड फॉर माय बॉडी? अरे कैंसर, यार कैंसर कैंसर है, ठीक है। कैंसर को कीमोथेरेपी से ठीक होगा। वो कीमोथेरेपी है ऑपरेशन सिंदूर। अगर आप उसको कीमोथेरेपी नहीं करेंगे, वो कैंसर ठीक होने वाला नहीं है। और आप देख ले पाकिस्तान में हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फौजी जब डिक्टेटरशिप होती है तभी क्यों होती है? जब फौजी डिक्टेटरशिप होती है तभी पाकिस्तान की सबसे अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों होती है? जब फौजी डिक्टेटरशिप होती है तभी पाकिस्तान में लोग चैन और सुकून से क्यों रहते हैं? आप कभी इस बात पर सोचिए क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान की आवाम है ना, उसको सिर्फ एक जुबान समझ में आती है, वो जुबान है डंडे की, और वो डंडा फौज के पास है। वो पॉलिटिशियंस के पास डंडा नहीं होता। पॉलिटिशियंस तो हाथ जोड़ के घूमता है, इंडिया होता है पाकिस्तान। फौज के पास डंडे के सिवा कुछ नहीं होता। तो वो जब तक डंडा दे के रखते हैं ना, सारे जिंदाबाद भी बोलते हैं, राहिल थैंक यू राहिल शरीफ भी बोलते हैं, वो मुशर्रफ के आने पे जो है ढोल ताशे भी बजाते हैं, वो अयूब खान के आने पे मिठाइयां भी बांटते हैं, जियाउल हक के आने पे वो रैलियां भी निकालते हैं। तो पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान जो स्टेट है उसका जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट ऐसा है कि जब तक आप उसको डंडा दे के रखेंगे, आप उसको रेगुलर, साहब मैंने एक एग्जांपल दिया था भाई, आपके घर के बैकयार्ड में घास जो होती है, वो घास जब 6 फुट की होती है आप तब थोड़ी काटते हो।
वो तो आप हर वीक रेगुलर काटते रहते हो ना कि भाई एक लिमिट के ऊपर हाइट नहीं बढ़नी चाहिए इसकी। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, ये ऑनगोइंग प्रोसेस होना भी चाहिए कि आप उसको समय समय पे आप वो बैकयार्ड में उस घास को काटते रहो। नहीं काटोगे, वो 6 फुट की होगी ना, तो उसमें फिर सांप भी आएंगे, फिर उसमें बिच्छू भी आएंगे, फिर उसमें जंगली जानवर भी आकर के बैठेंगे और वो आपको एक दिन काटेंगे। तो बैकयार्ड की सफाई आपको रेगुलर चलनी चाहिए। तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर जो है वो रेगुलर चलता रहेगा, इनको रेगुलर डोज मिलता रहेगा। तो बिलावल जैसे अभी दुनिया भर में घूम कह रहा है ना कि भाई हमसे बात कर लो, हमसे बात कर लो। शहबाज शरीफ अभी गया तुर्की में, बोला हमसे बात कर लो। और ईरान में भी बोला कि हिंदुस्तान से हमारी बात करा दो। अजरबैजान जाके बोला हिंदुस्तान से हमारी बात करा दो। तो ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी आप ठोक रहे हैं। तो आप जब तक ये घास की कटाई करते रहेंगे, आप ठोकते रहेंगे, बिल्कुल एकदम लाइन पे रहेंगे। आप जहां आपने गैप दिया बीच में, साल 2 साल 4 साल का आपने गैप दिया, इनका फिर दिमाग खराब होगा। इनको फिर गलतफहमी होगी कि हमको अब कुछ कर सकते हैं हम। ये फिर कुछ ना कुछ करेंगे। तो इससे पहले कि ये कुछ करें, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स पे आइए। ठीक है? अब हमको रिएक्शनरी स्ट्राइक से बजाय प्रीएम्प्टिव, हमको पता चला ना कि ये हो सकता है, करिए स्ट्राइक। ईरान इसराइल जो है, हमको शौक है ना इसराइल बनने का। हिंदुस्तान के लोगों को, हमारे जो व्यूअर्स देखते हैं, हम सबको बहुत शौक है कि हम इसराइल क्यों नहीं बनते। मेरी इसमें 2 लाइन की थ्योरी है। पहला रीजन, क्योंकि हम जूस की तरह सोचते नहीं है, ना हम जूस की तरह रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव लड़ने के लिए 500 मिलियन डॉलर सिर्फ एक औरत ने, जू औरत ने दिया था। और उसका सिर्फ एक डिमांड थी कि तुम गाजा और वेस्ट बैंक खाली करा करके दोगे हमें। ठीक है? उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। 500 मिलियन डॉलर अकेले उसने डोनेट किया था डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में। उसने मांगा किसके लिए? अपने धर्म के लोगों के लिए, अपने देश के लिए। आपके पास ऐसा एक हिंदू दुनिया में हो जो 500 मिलियन डॉलर दे दे इंडिया के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, जिसमें मोदी जी के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाना शामिल ना हो, तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है? और दूसरा, क्योंकि हम इसराइल की तरह ऑफेंसिव स्ट्रेटजी पे खेलते नहीं है, हम हमेशा रिएक्शनरी होते हैं। आज इसराइल को रियलाइज हो जाए कि हो सकता है कि कल ईरान न्यूक्लियर रिएक्टर्स में अपने कोई न्यूक्लियर टेस्ट करे। आज पता चल जाए, आज रात में, आज रात में वो अटैक करेंगे वहां पे। वो वेट नहीं करेंगे कि जब वो टेस्ट हो जाएगा, दुनिया में हम एक नैरेटिव बना लेंगे कि देखो ईरान जो है ग्लोबल डिस्टेबलाइजेशन कर रहा है, ईरान ये कर रहा है। पहले हम नैरेटिव बनाएंगे, 10 दिन नैरेटिव बनाने के बाद हम जाएंगे जब हमको वेट कर रहे होंगे बैठ के कि जी आने वाले हैं। ठीक है? तो ये जो है ना, इसराइल की तरह जिस दिन आप सोचना शुरू कर देंगे, जूस की तरह सोचना शुरू कर देंगे, उनकी तरह रिएक्ट करना, उनकी तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे, उस दिन आप इसराइल बन जाएंगे। तो ये जो घास की कटाई है, ये रेगुलर चलती रहनी चाहिए। अब तो प्रिएम्प्टिव होना चाहिए। हाँ, तो ऑपरेशन सिंदूर पॉज का मतलब यही होना चाहिए कि भाई एग्जैक्टली प्रिएम्प्टिव करिए। बिल्कुल। बिल्कुल। आपसे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इस बात पे। तो आइए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और इस विषय को आगे बढ़ाते रहेंगे। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय थैंक यू भारत, संजय। वंदे मातरम। जय हिंद।